हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम भारत का भूगोल वन लाइनर कवर करेंगे। घटना चक्र की वन लाइनर आती है जो एग्जाम के लिए लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी पूरी बुक नहीं हो पाएगी तो हम लोग वन लाइनर्स को कवर करेंगे जिससे हमारा पूरा रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक सामान्य परिचय हम पहले देखेंगे, है ना। जनरल इंट्रोडक्शन क्या है। तो क्षेत्रफल की अगर बात करें तो भारत में सही कथन है, जो सही कथन है वही दिया हुआ है, उसी को हमें समझना है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% 2.4% भाग जो है कवर करता है। हमारे स्थल मंडल, जो पूरा स्थल मंडल है, ज्योग्राफिकल जितनी एरिया है भारत की अगर बात करें तो 2.4% भाग है। और ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारत मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो स्टैंडर्ड टाइम होता है, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो नैनी से जो होके जाता है। ठीक है ना, कहीं कहीं पे उसमें नैनी इलाहाबाद दिया होगा तो याद रखिएगा। तो आप नैनी से 42.5 पूर्वी देशांतर जो है जाता है। भारत का आकार क्षेत्रफल में विश्व का 7वां बड़ा है। तो अगर भारत का आकार की बात करें तो 6 भारत से आगे है और 7वें नंबर पे भारत है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% अभी हमने देखा। ठीक है, लेकिन अगर इसकी जनसंख्या की बात करें तो ये 17.5% है। कितनी? 17.5% है। और यही अगर हम यूपी का एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो यूपी के बारे में समझें तो भारत का जो क्षेत्रफल है, अगर भारत का क्षेत्रफल 100% है तो यूपी का क्षेत्रफल उसका 16.5% है, 16.5% है। ठीक है, और पूरे विश्व का भारत जो है वो 17.5% है। ठीक है, अब गाँव की संख्या देखें तो भारत में जो गाँव की संख्या है वो 6,40,930 कितनी है? 6,40,930 है। अगर हम जो हमारा लेटेस्ट जो सेंसस था 2011 का उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब क्षांशीय विस्तार देखते हैं। तो भारत जो है विस्तृत है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों पे। ठीक है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों पे। और अगर मुख्य भूमि की बात करें, मुख्य भूमि का विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। तथा ये 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक के मध्य है। ठीक है, अब देखिए, भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है कौन सी? कर्क रेखा। अब पूछ लेगा कौन सी रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है लगभग, तो ये कर्क रेखा है। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा गुजरती है किससे? राजस्थान से। ठीक है, तो जो भारत का अगर आप मैप देखेंगे तो मान लीजिए ये इंडिया का मैप है और इधर ये राजस्थान है, तो यहाँ पे सिक्किम। ठीक है, सिक्किम, तो सिक्किम से होकर जो रेखा गुजरेगी वही जो है आपकी राजस्थान से भी होकर गुजरती है। ठीक है, किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? ठीक है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है जैसलमेर से। ठीक है, भारत और कर्क रेखा की बात कर रहे हैं, भारत और कर्क रेखा। कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है, किससे किससे? तो कि कर्क रेखा जो है गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। ठीक है, 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात एक, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। ठीक है, 8 हो गया आपका। त्रिपुरा और मिजोरम याद रखिएगा नॉर्थ ईस्टर्न में है। ठीक है, और मणिपुर और ये वो सब ऑप्शन में दिया रहता है, लेकिन आपको लगाना है त्रिपुरा और मिजोरम पे। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। भारत में कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। ठीक है, अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित कौन है? तो अगर देख लिए, अगरतला है, गांधीनगर है और जबलपुर है, उज्जैन है, तो सबसे ज्यादा जो है निकटतम कौन है? तो ये देखिए गांधीनगर। ठीक है, दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर शहरों में से कर्क रेखा निकट है। किसके निकट है? दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर और नागपुर शहरों में से कर्क रेखा किसके निकट है? तो ये कोलकाता के, किसके? कोलकाता के निकट है। ठीक है, तो दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर और नागपुर शहरों में से कर्क रेखा सबसे निकट कोलकाता के है। भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश कौन सा है? तो भारत को 2 बराबर विभागों में जो है भागों में विभाजित करने वाला जो अक्षांश है वो 23 डिग्री एंड हाफ, 23 डिग्री 30 मिनट, ये जो है आपका कर्क रेखा है। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा राज्य में से कर्क रेखा उत्तर में स्थित भारतीय राज्य है। कर्क रेखा के उत्तर में। ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित। ठीक है, उत्तर में स्थित कौन सा राज्य है? तो ये मणिपुर है। ठीक है, ये मणिपुर है। ठीक है, मणिपुर।
अब हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होती है, तो ये कहाँ पे होती है? दिल्ली में होती है। ठीक है, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल और दिल्ली शहरों में जून के महीने में दिन की अवधि अधिकतम होती है, ये कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन और वाराणसी शहरों में कर्क से सबसे निकट जो है कौन सा है? तो कौन कौन से हैं? जबलपुर है, अहमदाबाद है, उज्जैन है और वाराणसी है। जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन और वाराणसी में से कर्क रेखा से सबसे निकटतम कौन है? तो ये जबलपुर होगा। ठीक है, जबलपुर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मानक समय की बात करते हैं। अगर जब भारतीय मानक समय के यामयोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान सुबह 6 बजता है ना, एक स्थान पे सुबह 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामयोत्तर पर है वो कौन सी है? ठीक है, जब भारत मान की, अब देखिए ये इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जब भारतीय मानक समय, ठीक है, भारतीय मानक समय के यामयोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है। ठीक है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामयोत्तर पे होगी वो कितनी होगी? ठीक है, तो ये आपका है 172 डिग्री 30 मिनट। आप इसको एक बार कैलकुलेशन कर लेंगे, हम लोगों ने ये सब चीज़ें अच्छे से किया है, किसमें? घटना चक्र में, कैलकुलेशन के साथ। तो वहाँ भी टाइम उतना नहीं है, आप वहाँ पे एक बार देख लेंगे, ये होगी आपकी 72 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय कितने घंटे का अंतर होगा? तो गुजरात की बात कर रहा है और अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारा जो वेस्टर्न छोर है और ईस्टर्न है, उसमें सब जो डिफरेंस होता है वो होता है 2 घंटे का। ठीक है, अब देखिए कथन सत्य है, इन्होंने बता दिया। कथन क्या है? औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांश के बीच है। ठीक है, औरंगाबाद का जो अक्षांश है वो वडोदरा और पुणे के अक्षांश के बीच है। चेन्नई की तुलना में बेंगलुरु की अवस्थिति अधिक दक्षिणवर्ती है। ठीक है, चेन्नई की अगर हमसे कंपेयर करें तो बेंगलुरु की जो अवस्थिति है वो ज़्यादा दक्षिणवर्ती है। देखिए रीवा, सागर, उज्जैन और होशंगाबाद शहरों में से भारतीय मानक समय यानी कि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देशांतर के निकटतम कौन सा है? तो रीवा है, उज्जैन है, सागर है और होशंगाबाद है। तो देखिए रीवा जो है निकटतम है। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार जो है पूर्वाह के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का समय क्या होगा? तो शिलोंग का हो जाएगा 10:38। आप कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यदि भारतीय मानक यामयोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो ये जो है आपका हो जाएगा 2:30 बज जाएगा। आप एक बार कैलकुलेशन करिए, एक बार देख लीजिएगा वो वाला वीडियो और उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों में भारतीय जो मानक समय की यामयोत्तर नहीं गुजरती है। तो कहाँ कहाँ से नहीं गुजरती? देखिए आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में कहाँ से नहीं गुजरती? तो महाराष्ट्र से नहीं, आंध्र प्रदेश से गुजरेगी, छत्तीसगढ़ से और उत्तर प्रदेश से। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 गुजरती है कहाँ से? प्रयागराज से। भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच के मध्य का टाइम कितना है? तो ये जो है प्लस जो है आपका 5, हम ईस्टर्न साइड में है तो हम 5 घंटा आगे रहते हैं उनसे। ठीक है, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, पुणे में से दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर कौन है? ठीक है, तो ये है बेंगलुरु। ठीक है, दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर बेंगलुरु, हैदराबाद और नागपुर। तो दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पे है बेंगलुरु। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 IST पे होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय कब होगा? ठीक है, अगर 5 बजे सुबह होता है अरुणाचल प्रदेश में तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय का होगा तो ये होगा आपका 7 बजे, सुबह 7 बजे होगा। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन पे है। दूरस्थ बिंदु साउदर्न पॉइंट है वो पूछ रहे हैं। देखिए भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? तो ये इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट है भारत का दूरस्थ दक्षिणी की बता रहे इंदिरा, और अगर उत्तरी की पूछेंगे तो इंदिरा कोल हो जाएगा। ठीक है, तो इंदिरा दोनों जगह है, एक पॉइंट है नीचे और ऊपर कोल। ठीक है, तो दक्षिणी बिंदु है इंदिरा कोल। भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है तो ये कहाँ पे है? बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में है। तो इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार में है। भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो देखिए ये बहुत ईजी है, सबसे पूर्वी आपका अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी जो है गुजरात है। भारत का पश्चिमी
पश्चिम का दूरस्थ बिंदु क्या है? तो ये 68 डिग्री 7 मिनट है। कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट है, जो गौर माता या गुजरात में है। ठीक है, गौर माता की जगह है, ये गुजरात में है। भारत का वह स्थान जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, तो यह है कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी है जहाँ पे बंगाल की खाड़ी, अरब तथा हिंद महासागर मिलते हैं, तो ये कन्याकुमारी में जो है वो स्थान पूछ रहा है जहाँ पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, तो ये आपका। नेक्स्ट हमारा है सीमावर्ती देश। ठीक है, सीमावर्ती देश में ये किसकी बाउंड्री, इंडिया की कौन कौन सी कंट्रीज की बाउंड्री टच होती है? तो देखते हैं, देखिए आसाम, भूटान बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। आसाम क्या है? किसकी? भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। ठीक है, तो आसाम किसकी? भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से। पश्चिम बंगाल भूटान नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। ठीक है, मिजोरम किससे? मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। ठीक है, तो बांग्लादेश से किसकी नहीं मिलती है? त्रिपुरा की। तो आप जानते हैं कि तीनों तरफ से त्रिपुरा बांग्लादेश से ही घिरा है, तो त्रिपुरा निकाल दीजिए। ठीक है, मेघालय भी जुड़ा हुआ है। अब आपका कौन सा बचता है? मिजोरम भी है, मणिपुर नहीं मिलती है। ठीक है, तो मणिपुर नहीं मिलती है, तो ये आपका है मणिपुर। ठीक है, बांग्लादेश की सीमा से से लगे राज्य भारत के कौन कौन से राज्य हैं? तो बांग्लादेश की सीमा से भारतीय कौन से? मेघालय लगा है, असम लगा है, पश्चिम बंगाल लगा है, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, मणिपुर नहीं है, देख लीजिए। ठीक है, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय। अब देखिए, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता। तो भूटान के साथ कौन नहीं बनाता? मेघालय नहीं बनाता। ठीक है, मेघालय नहीं बनाता भूटान के साथ। ठीक है, भूटान के साथ मेघालय नहीं बनाता, सिक्किम बनाता, अरुणाचल प्रदेश बनाता और वेस्ट बंगाल बनाता है। ठीक है, वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। तो देखिए, सबसे ज्यादा सीमा जो म्यांमार से स्पर्श करती है वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। म्यांमार की उभयनिष्ठ सीमा नहीं है। किसके साथ नहीं है म्यांमार की उभयनिष्ठ सीमा? ये असम की नहीं है, तो असम की जो है उभयनिष्ठ सीमा म्यांमार से नहीं है। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो देखिए पंजाब बनाती है, जम्मू कश्मीर बनाता है, राजस्थान बनाता है और गुजरात बनाता है। ठीक है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात पाकिस्तान से। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य हैं कौन कौन से? उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो एग्जाम में आ जाएगा कि देखिए उत्तर प्रदेश से कितने डिस्ट्रिक्ट पर अगर देखें तो हम नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं तो वो 7 हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो है नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, ये याद रखना है आपको यूपी के एग्जाम के लिए। और अगर नेपाल के पड़ोसी पूछ रहे हैं तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी है? तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा जो है वो बांग्लादेश की। किसकी है? बांग्लादेश की है। असम, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाला राज्य कौन है? तो बांग्लादेश से कौन नहीं बनाता? तो देखिए नागालैंड नहीं बनाता। असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। तो मिजोरम असम बनाता है, मेघालय भी बनाता है, लेकिन नागालैंड नहीं बनाता। ठीक है, किसके साथ? ये जो है आपका बांग्लादेश के साथ। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, तो किसने? भारत और पाकिस्तान ने रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं इसको। डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा अध्यारोपित सीमा का है। एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन लाइन है, ठीक है ना। भारत और श्रीलंका जो है ये पाक जल डब्ल्यू मध्य, ठीक है ना, पाक बे कहते हैं इसको, पाक स्ट्रेट कहते हैं इसको, तो पाक स्ट्रेट से जो है अलग होती है। नेपाल, भूटान और चीन की सीमाओं से मिलने वाले भारतीय राज्य, तीनों से जो मिलते हैं वो है सिक्किम। नेपाल से भी, भूटान से भी और चीन से भी। 3 तरफ से एक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं यानी बांग्लादेश से घिरा हुआ कौन सा राज्य है? वो त्रिपुरा है। अब भौतिक विभाजन की बात करें भारत के, तो देखिए भारत के प्राकृतिक प्रदेश हम पहले देखेंगे। भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिमाणों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। किधर की तरफ सरका है? ये उत्तर की ओर। और अगर हम अच्छे से देखें तो जो है उत्तर पूर्व की तरफ जो है खिसक रहा है वो, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल
भूखंड का भाग है जिसे क्या कहते हैं हम, गोंडवाना लैंड कहते हैं। भारत विभाजित है कितने, 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। कितने, 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। ठीक है, उत्तराखंड का पाताल तोड़ कुआं पाया जाता है तराई क्षेत्र में। ठीक है, उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुआं कहाँ पाया जाता है, तराई के क्षेत्र में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता है, ये देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। बिल्कुल सही है। गंगा सिंधु मैदान की इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित हो जाती और मानसून का जो प्रतिरूप है वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। बिल्कुल सही बात है। भारत के भू आकारों की रचना के संबंध में सही है तो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन का ही विस्तार भाग है। ठीक है, मेघालय का जो पठार है वो डेक्कन का ही पार्ट है। कश्मीर घाटी की रचना एक संभिन्नति में हुई। ठीक है, तो जो कश्मीर घाटी की जो रचना है वो एक संभिन्नत में हुई। गंगा मैदान की रचना एक अर्धगर्त में हुई। किसमें, अर्धगर्त में हुई। तो याद रखिएगा, गंगा मैदान की रचना अर्धगर्त में, कश्मीर घाटी की संभिन्नत में, और आपका जो है मेघालय का जो पठार है वो क्या है, ये आपका मेघालय का पठार दक्कन पठार का भाग है। तो ये याद रखना आपको। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण कैसे हुआ, तो ये भूमि के उत्थान एवं निर्गम के कारण हुआ। ठीक है, पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण भूमि के उत्थान और निर्गम के कारण हुआ। अब देखिए दक्कन ट्रैप। ठीक है, तो हमें इपोक देखना है कि कौन से हैं। तो ये क्रिटेशियस है, इसको आदि नूतन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटेशियस और या आदि नूतन। ठीक है, फिर पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, उत्तर नूतन। दक्कन को क्या कहते हैं, क्रिटेशियस या आदि नूतन। पश्चिमी घाट को उत्तर नूतन। अरावली को प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन के टाइम का बना हुआ है, कहते हैं मतलब प्री कैम्ब्रियन के टाइम का है ये। ठीक है, नर्मदा और तापी जो है अत्यंत नूतन। नर्मदा तापी का जल निक्षेप जो है अत्यंत नूतन है। ठीक है, तो फिर से देखते हैं आदि नूतन कौन है, ये आपका दक्कन ट्रैप है और उसको क्रिटेशियस टाइम का भी कहते हैं। दक्कन टाइम क्रिटेशियस या आदि नूतन। पश्चिमी घाट जो है उत्तर नूतन का है। अरावली जो है प्री कैम्ब्रियन का है और नर्मदा तापी का जलोढ़ निक्षेप है वो आपका अत्यंत नूतन है। ठीक है, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में। ठीक है, भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र में, और आपको पता है कि जब न्यूनतम ऊंचाई के क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पे पानी की अधिकता पाई जाती है। बारिश भी होती है तो पानी इकट्ठा हो जाता है, लेकिन पानी की अधिकता वैसे भी होती है। तो इसको केरल का धान का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं, केरल के धान का कटोरा। ठीक है, केरल के धान का कटोरा इसी को कहा जाता है। FAO द्वारा इससे जो है वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत, ठीक है ना, वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। तो ये याद रखिएगा। भारत का मैदान उत्तरी पश्चिमी पहाड़ियों, रोहतास पठार एवं खड़गपुर पहाड़ियों में से बिहार का वह हिस्सा जो भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो देखिए भारत का मैदान, उत्तर का जो मैदान है भारत में, उत्तर का मैदान, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, ठीक है, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, रोहतास पठार और खड़गपुर पहाड़ियों में से बिहार का वह हिस्सा जो भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो वह है खड़गपुर पहाड़ियाँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र और मध्य भारत क्षेत्र में वह क्षेत्र जो मरुस्थल है। तो देखिए सिंधु क्षेत्र जो है वो मरुस्थल है, सिंधु क्षेत्र मरुस्थल है। भारत का पर्वतीय प्रदेश, कथन या कारण है। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। दूसरा कारण क्या है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश साउथ वेस्ट मानसून से प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये देखिए जो हिमालय है अपना जो बारिश है वो साउथ वेस्ट मानसून से प्राप्त करता है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि कथन और कारण दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों ही सही हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन इस तरीके का नहीं है। ठीक है ना, करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है नहीं है ये। ठीक है, कथन और कारण सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये हो गया आपका सही है, दोनों सही है लेकिन दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ग्लेशियर्स का भी तो इंपॉर्टेंट रोल होता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत जो है आपका हिमानियों में, देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, तो ये जो है ये वाला बिल्कुल सही है, कथन कारण दोनों सही हैं। ठीक है, और जो है ये जो है आज जो है ए की पुष्टि भी करता है, ये जो हमारा ऑप्शन इसमें आता है ए वाला। ठीक है, सबसे ए वाले ऑप्शन में यही होता है, लेकिन ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, कभी शफल कर देते हो इस तरीके से। ठीक है ना, देखिए नेक्स्ट हमारा हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। जो हिमालय की रचना है वो कैसे, समांतर वलय श्रेणी से हुआ, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, तो ये प्राचीनतम बृहत हिमालय श्रेणी है। ठीक है, तो ये वलय से हुआ है, हिमालय की जो रचना है समांतर वलय से हुआ है, और जिसमें जो है प्राचीनतम श्रेणी है वो
आपका वृहद हिमालय की श्रेणी है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो उत्तर भारत में जो उप हिमालय क्षेत्र है, ठीक है, उप हिमालय क्षेत्र है, उसके जो समतल मैदान है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भाबर। क्या कहते हैं? भाबर। ठीक है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। ठीक है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। तो हिमालय के नीचे वाला जो जिसमें पर्वत भी होते हैं वो समतल नहीं है, तो क्या बोलते हैं उसको? शिवालिक। ठीक है, शिवालिक पहाड़ियों का हिस्सा है हिमालय का। शिवालिक किसका हिस्सा है? हिमालय का। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? तो ये सीनोजोइक या प्लायोसीन बोलते हैं इसको। कब हुआ था? सीनोजोइक या प्लायोसीन जो है टाइम में हुआ था। सीनोजोइक या प्लायोसीन टाइम में। ठीक है, शिवालिक जो श्रेणी का निर्माण है वो सेनोजोइक या प्लायोसीन टाइम पे हुआ था। बुलेट। नेक्स्ट है शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है। शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? तो 900 से 1100 मीटर के मध्य है। अब एग्जाम में ये सब दिया जाता है कि शिवालिक श्रेणियों की इसमें कौन सी जो किस तरीके के जो है एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं, तो ये भी एक बार ध्यान रख लीजिएगा। तो शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई जो है 900 से 1100 मीटर के मध्य है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। ठीक है, शिवालिक के शैल समूह के दक्षिण में भाबर जो क्षेत्र है वो उदाहरण है गिरपद की स्थिति का। ठीक है, भाबर किसका है? गिरपद की स्थिति का। तो शिवालिक का गिरपद या हिमालय का गिरपद जो है वो भाबर है और वो गिरपद की स्थिति का उदाहरण है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश में से हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और सिक्किम, हिमाचल प्रदेश में हिमालय श्रेणी का हिस्सा कौन नहीं है? तो ये उत्तर प्रदेश नहीं है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में हिमालय श्रेणी का हिस्सा नहीं है। उत्तराखंड जब था तो था, लेकिन उत्तराखंड अब अलग हो चुका है। हिमालय के तरुण वलित पर्वत यानी नवीन यंग फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं इसको, के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। तो क्या किसको कहे जा सकते हैं? गहरे खड्ड होते हैं, युग्मा वाली नदी मार्ग होती है। ठीक है, गहरे खड्डे, युग्मा वाली नदी मार्ग। ठीक है, और आपका समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता है। तो ये सारी जो है नवीन वलित पर्वत यानी कि आपका यंग फोल्ड माउंटेन जो है इसका एग्जाम्पल है ये सारे। अब देखिए जम्मू कश्मीर मानचित्र है, इसमें दिया हुआ है। अब इसमें क्या है कि 1 2 3 4 इसको आपको बताना है। तो देखिए एक जो होगा ये होगा काराकोरम, ये जास्कर, और ये पीर पंजल, और ये धौलाधर। देख लेते हैं। अच्छा, काराकोरम है, ठीक है, ए काराकोरम है, फिर बी आपका लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख है, फिर जास्कर है, और फिर पीर पंजाल है। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय कहाँ स्थित है? शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में। शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में लघु हिमालय है। अब नेक्स्ट हमारा है पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर जो सही क्रम है। ठीक है ना, पश्चिमी भाग में हिमालय का उत्तर से दक्षिण से उत्तर, ठीक है, नीचे से ऊपर के लिए दिखा रहे हैं। तो शिवालिक है, लघु हिमालय है, फिर महान हिमालय होगा। सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? ये आपका शिवालिक है। दक्षिण भारत में नवीनतम चट्टान कौन सी है? तो ये गोंडवाना की है। ठीक है, दक्षिण भारत की नवीनतम चट्टान गोंडवाना है। नेक्स्ट हमारा है उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता सही क्रम। उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर, है ना, साउथ से नॉर्थ की ओर। तो देखिए धौलाधर होगा, जास्कर होगा, लद्दाख होगा और काराकोरम होगा। काराकोरम, धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। ठीक है, धौलाधर, फिर जास्कर, और फिर लद्दाख, और फिर काराकोरम। हिमालय की उत्तरी दिशा की ओर के क्रम वाले पर्वत श्रेणी, उत्तरी दिशा की ओर। तो ये पीर पंजाल है, जास्कर है, फिर लद्दाख है, और फिर काराकोरम, मतलब नीचे से ऊपर हम जा रहे हैं। ठीक है ना, तो आपका है पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, फिर से देख लीजिए, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। हिमालय से पूर्व से पश्चिम, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट पूछ रहे हैं, पर्वत शिखर कौन से हैं? तो देखिए कंचनजुंगा है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम बोल रहे हैं, हम पूर्व जाएंगे उससे पश्चिम की तरफ आएंगे। तो कंचनजुंगा, फिर एवरेस्ट, फिर आपका अन्नपूर्णा, और फिर धौलागिरी। ठीक है, ये पूर्व से पश्चिम है, कंचनजुंगा, एवरेस्ट। ठीक है, कंचनजुंगा, एवरेस्ट, उसके बाद अन्नपूर्णा, और फिर धौलाधर। ठीक है, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई का मान पश्चिमी हिमालय में कम होता है। ठीक है, कम होता है, याद रखिएगा। पूर्वी हिमालय की तुलना में जो ट्री लाइन है उसकी ऊंचाई अगर हम देखें तो पश्चिमी हिमालय में कम हो जाती है। ठीक है, ट्री लाइन पश्चिमी यानी कि अगर हम पूर्वी हिमालय में देखें तो ऊंचाई पे भी ट्री लाइन होती है, लेकिन पश्चिमी हिमालय पे ट्री लाइन घट जाती है। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। ठीक है, हिमालय की जो पहाड़ी है उसके साथ साथ
इन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है वो है तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव, मिट्टी का अनउपजाऊ होना। ठीक है, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से परिवर्तन वनस्पति में परिवर्तन आता है। तो अगर हम ऊंचाई तापमान में गिरावट आए तो भी परिवर्तन आएगा, ठीक है ना। इसके बाद वर्षा में बदलाव, मिट्टी का अनउपजाऊ होना, तो ये सारी चीजें हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम जो है श्रेणी है, उत्पत्ति की दृष्टि से अगर देखें सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है, तो ये पटकाई श्रेणियां हैं। ठीक है, पटकाई सबसे नवीनतम श्रेणी पटकाई श्रेणियां हैं, पटकाई बोलते हैं, है ना। उत्पत्ति की दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे नवीनतम श्रेणी जो है वो पटकाई है। नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, मणिपुर में से पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। तो देखिए त्रिपुरा में पटकाई नहीं है, ठीक है, त्रिपुरा में पटकाई नहीं है, नागालैंड में है, ठीक है, मणिपुर में है और मिजोरम में है, त्रिपुरा में नहीं है। हाँ, अब नेक्स्ट है पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो कहाँ पे पाई जाती है, जम्मू और कश्मीर में अविभाजित। देखिए जम्मू और कश्मीर में पीर पंजाल पाई जाती है। कश्मीर घाटी स्थित है बृहद हिमालय और पीर पंजल श्रेणियों के मध्य। कश्मीर कहाँ पे है, बृहद हिमालय और पीर पंजल के मध्य। पीर पंजाल कहाँ पे है, जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। कश्मीर कहाँ पे है, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य। अक्साई चिन्ह का भाग है किसका, लद्दाख पठार का। अक्साई चिन्ह किसका भाग है, लद्दाख पठार का भाग है, ठीक है। अक्साई चिन्ह जो है वो लद्दाख पठार का भाग है, ठीक है। अब जो आपका है जो पश्चिमी हिमालय के संसाधन प्रदेश का मुख्य साधन क्या है, तो पश्चिमी हिमालय का जो संसाधन प्रदेश है उसका मुख्य जो है आपका क्या है, भाग क्या है, तो इसका लद्दाख का पठार है, ठीक है। अक्साई चिन्ह का भाग जो है किसका भाग है, वो लद्दाख पठार के भाग का है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या है, तो पश्चिमी हिमालय प्रमुख संसाधन जो है वो वन है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है, 8,848, 8848, ठीक है। हिमालय भी इसी हाइट की है, तो ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है 8,848 मीटर, ठीक है, ग्रेट हिमालय। जो हिमाचल है वो पर्यायवाची है मध्य हिमालय का, ठीक है। हिमाचल जो है वो पर्यायवाची किसका है, ये मध्य हिमालय का। ग्रेट हिमालय मत लिख दीजिएगा, हिमाचल पर्यायवाची है मध्य हिमालय का। भारत में अरावली, विंध्याचल एवं हिमालय श्रेणी किसको, कौन सा, अरावली, विंध्याचल और हिमालय श्रेणी का पूर्वी घाट में से नवीनतम श्रेणी कौन सी है, तो देखिए आपको पता है कि हिमालय जो है न्यू फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। तो हिमालय जो है यंग फोल्ड माउंटेन है, सबसे नया हिमालय ही है। अरावली तो बहुत पुराना है, हिमालय के बाद विंध्याचल और फिर अरावली आ जाएगा, ठीक है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा है इम्फाल बेसिन, एक सुंदर उदाहरण किसका है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा हुआ है इम्फाल बेसिन, ये एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का, किसका, सरोवरीय मैदान का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिमालय पर्वत श्रेणी से संबंध में कथन सही कौन सा है, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में सही कथन पूछ रहे हैं। देखिए लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, ठीक है। जो लघु हिमालय का जो आपका परतदार चट्टान है वहाँ पे जो है क्या होता है, समुद्री जीव जंतु या जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। बाह्य हिमालय और शिवालिक हिमालय की बात करें तो यहाँ पे मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, लेकिन अगर लघु हिमालय की बात करें, परतदार चट्टानें होती है, वहाँ पे जीव जंतु के जीवाश्म मिलते हैं। क्या मिलते हैं, जीव जंतु के जीवाश्म मिलते हैं। अब देखिए दक्षिणी एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों एवं पहाड़ियाँ, ठीक है, किसकी, दक्षिणी और मध्य भाग की पर्वत श्रेणियाँ और पहाड़ियाँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है, समझ लीजिए इसको ध्यान से। भारत में सबसे प्राचीन जो आपकी श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला, वो अरावली है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में से अरावली श्रेणियां स्थित है। कहाँ पे, राजस्थान में है। अरावली जो रेंजेस हैं, अरावली श्रेणियां हैं कि आयु जो है वो 600 से 570 मिलियन वर्ष है। कितनी, 600 to 570 मिलियन ईयर्स, ठीक है, 600 to 570 मिलियन ईयर्स, ठीक है। ये आपकी है अरावली पर्वत रेंजेस, ठीक है। अब देखिए रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण क्या है, रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है अरावली। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत की, साउथ जो इंडिया है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वह अनाईमुडी, ठीक है, अनाईमुडी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी वो भी अनाईमुडी है। नर्मदा एवं ताप्ती
नदियों के मध्य क्या है, सतपुड़ा श्रेणियां स्थित है। नर्मदा और ताप्ती के बीच जो है सतपुड़ा श्रेणियां स्थित हैं। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही क्रम क्या है? अगर उत्तर से हम दक्षिण आए तो पहाड़ियों का सही क्रम क्या है? तो नल्ला मलाई पहले है, फिर जावड़ी पहाड़ियां हैं। कौन सा? नल्ला मलाई, जावड़ी, नीलगिरी पहाड़ियां और अन्ना मलाई पहाड़ियां। ठीक है, फिर से देख लीजिए, नल्ला मलाई, ठीक है, फिर जावड़ी, फिर नीलगिरी और फिर अन्ना मलाई। तो अन्ना मलाई सबसे नीचे होगा, नल्ला मलाई सबसे ऊपर होगा, फिर जावड़ी होगा और फिर नीलगिरी है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं कहाँ पे? नीलगिरी पहाड़ियों में। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित क्या है? नीलगिरी पहाड़ियां। ठीक है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो ये भी पूछ लेगा कि ये गांठ बनाती है एक्चुअली तीनों पहाड़ियां वहीं पे, जो नीलगिरी पे तीनों जो है जगह मिलती हैं। देखिए, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु मिलन स्थल कहाँ पे है? नीलगिरी पहाड़ियों पे है। नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है कहाँ पे? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में। दोनों तरीके से पूछ सकता है। फिर है आपका, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में समुद्र से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, पश्चिम में दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। इस पर्वत का क्या नाम रखा गया है? तो ये जो है अरब सागर में है, इसका नाम रखा गया है रमन सागर पर्वत। क्या नाम रखा गया है? रमन सागर पर्वत। ये कहाँ पे है? अरब सागर में है। ये मुंबई से पश्चिम और साउथ जो है वेस्ट में है। ये 455 किलोमीटर दूर है मुंबई से और 1505 मीटर ऊंचे पर्वत है। ये इसका नाम है रमन सागर पर्वत। नेक्स्ट है आपका अरावली, सतपुड़ा, अजंता। अरावली, सतपुड़ा, अजंता सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में से वह जो एक ही राज्य में विस्तृत है। ठीक है, अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री पर्वत में से वो जो केवल एक ही राज्य में है। तो ये देखिए, अजंता पर्वत श्रेणी सिर्फ महाराष्ट्र में है। ठीक है, बाकी अरावली और सतपुड़ा और सह्याद्री जो है वो एक से ज्यादा राज्यों में है, लेकिन जो अजंता है, अजंता पर्वत श्रेणी, वो सिर्फ एक राज्य में है, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। तो पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री बोलते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका और गोवा में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, तो ये सह्याद्री कहलाते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका और गोवा में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? सह्याद्री। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए, पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर यानी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ हम बढ़ते क्रम में देखेंगे। तो देखिए, साउथ में अगर हम देखें, सतमाला है। ठीक है, सतमाला के ऊपर कैमूर है, कैमूर के ऊपर नागा पहाड़ियां हैं, नागा के ऊपर पीर पंजाल है और जो है सबसे ऊपर, मतलब अगर जो हमारा भी सीरीज दिया है तो इसमें पीर पंजाल है। देखिए क्या है कि इसको मैप से समझने लायक होता है, लेकिन अभी हम फैक्ट देख रहे हैं। एग्जाम का जो है जस्ट 2 दिन बचा हुआ है, तो एग्जाम के पहले आप इसको एक बार देख लीजिएगा। फैक्ट के बेस्ड पे है ये, बाकी ये सारी चीजें हम मैप से समझाएंगे इसको। ठीक है, तो पहाड़ियों का जो है दक्षिण से उत्तर की क्रम है, सतमाला पहाड़ियां, सतमाला, फिर कैमूर, फिर नागा और फिर पीर पंजाल। ठीक है, कार्डमम पहाड़ियां जिन राज्यों में की परिसीमाएं बनाती हैं, स्थित हैं, वो कौन कौन से? तो केरल, तमिलनाडु और जो है केरल और तमिलनाडु में। ठीक है, कार्डमम जो हिल्स हैं वो केरल और तमिलनाडु में है, केरल तमिलनाडु में है। ठीक है, देखिए, शेवराय पहाड़ियां कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। शेवराय कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और कार्डमम पहाड़ियां जो है बाउंड्री बनाती है केरल और तमिलनाडु की। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियां और सतमाला पहाड़ियों में से महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। ठीक है, बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियां तथा सतमाला पहाड़ियों में से महाराष्ट्र में नहीं है, तो ये मांडव है। ठीक है, मांडव आई थिंक जो है वहाँ पे होना चाहिए गुजरात में, सॉरी गोवा में, भाई कंफर्म कर दीजिएगा। लेकिन बाकी सारी जो बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी है और आपका सतमाला है, ये जो है महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट हमारा है पहाड़ियां और क्षेत्र में मिलाने हैं। देखिए, महादेव पहाड़ियां मध्य भारत में है और मिकिर पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत में है। महादेव पहाड़ियां भाग है किसका? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। किसका भाग है ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। धूपगढ़ चोटी कहाँ पे? ये सतपुड़ा रेंज में है। ठीक है, तो महादेव पहाड़ियां किसका भाग है? ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। धूपगढ़ चोटी जो है वो सतपुड़ा रेंज में है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? लगभग 1365 मीटर। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई जो है कितनी है? पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई जो है 1365 मीटर है। कितनी है? 1365 मीटर। ठीक है, तो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई जो है 1365 मीटर है। ठीक है, अब देखिए पहाड़ियां और राज्य हैं। गारो कहाँ पे है? मेघालय में। गारो कहाँ पे है? मेघालय में। एक बार फिर से देख लीजिए, पारसनाथ जो है 1365 है, धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा में है, महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रख लीजिएगा। मिकिर जो है आपको पता है, मिकिर जो है पूर्वी जो है भारत में है और महादेव जो है आपका मध्य भारत में है। जो है महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा चोटी में की पार्ट है और धूपगढ़ चोटी जो है वो सतपुड़ा रेंज में है।
पहाड़ियाँ हैं और राज्य हैं। देखिए गारो ये मेघालय में है, गारो कहाँ पे है, मेघालय में है। मिरी कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। गारो कहाँ पे है, ये मेघालय में है। मिरी कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। कोल्लई मलाई ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। और डालमा जो है वो झारखंड में है। तो डालमा झारखंड में है, गारो मेघालय में है, मिरी अरुणाचल प्रदेश में है, कोलाई मलाई जो है वो तमिलनाडु में है। लेकिन नीलगिरी नीलगिरी अन्नामलाई कार्डमम और नल्ला मलाई में से भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। देखिए नीलगिरी अन्नामलाई कार्डमम और नल्ला मलाई। ठीक है, तो देखिए नल्ला मलाई सबसे ऊपर होगा, ठीक है ना, फिर जो है नीलगिरी होगा, फिर जो है आपका का अन्नामलाई होगा और फिर कार्डमम होगा। तो सबसे जो है नीचे जो है वो आपका कार्डमम पहाड़ी हो जाएगी। ठीक है, कार्डमम हो जाएगी इसको मैं। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम, वेस्ट टू ईस्ट। तो सतपुड़ा हो जाएगा सबसे वेस्ट में, फिर महादेव, फिर मैकाल और फिर छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, सतपुड़ा कौन सा, सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, फिर से देख लीजिए, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, पर्वत चोटियां देखेंगे। देखिए माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, ये नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है, ये नेपाल में है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। प्रथम भारतीय नारी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई थी वो बछेंद्री पाल थी। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली अगर पहली महिला की बात करें तो ये जुंको तबई थी। ठीक है, जुंको तबेई थी, जुंको तबेई बोलते हैं, जुंको तबेई। ठीक है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली जो महिला है वो संतोष यादव है। पहली महिला बछेंद्री पाल है, लेकिन 2 बार जो है वो संतोष यादव है। पहली महिला वर्ल्ड की वो जुंको तबेई है। ठीक है, और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला संतोष यादव हुई। ठीक है, भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है केटू है, गॉडविन ऑस्टिन है। हिमालय की उच्च चोटी कंचनजंगा कहाँ पे है, तो नेपाल और सिक्किम। ठीक है, नेपाल और सिक्किम में है। तो कंचनजंगा कहाँ पे, नेपाल और सिक्किम में है। नंदा देवी चोटी, ठीक है, नंदा देवी जो चोटी है वो गढ़वाल हिमालय में है। ठीक है, नंदा देवी चोटी कहाँ पे है, गढ़वाल हिमालय में है। नंदा देवी शिखर स्थित कहाँ पे है, उत्तराखंड में, गढ़वाल में। ठीक है, गुरु शिखर पर्वत चोटी है जो कहाँ पे, वो राजस्थान में है। अरावली का उच्चतम शिखर क्या है, गुरु शिखर है। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम क्या है। ठीक है, हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम क्या है। तो देखिए अगर पूर्व में जाए तो नामचा बरवा है, फिर कंचनजंगा है, नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा है, फिर माउंट एवरेस्ट है और फिर नंदा देवी है। इजी था। गोसाईनाथ, कॉमेट, नंदा देवी एवं त्रिशूल पर्वत शिखरों में भारत में अवस्थित पर्वत शिखर नहीं है। तो देखिए भारत में गोसाईनाथ नहीं है, बाकी कॉमेट है, नंदा देवी है, त्रिशूल है। कौन सा है, कॉमेट भी है, नंदा देवी भी है, त्रिशूल भी है, लेकिन जो है गोसाईनाथ नहीं है। ठीक है, गोसाईनाथ नहीं है। अब हम आएंगे सही सुमेल है, ये सारा सही सुमेल हम देखेंगे। माउंट आबू, ठीक है, माउंट आबू जो है वो माउंट आबू अरावली पहाड़ी है। माउंट आबू कहाँ पे है, अरावली पहाड़ियों पे है। कोडाई कनाल जो है वो है पालिनी पहाड़ियों पे। कहाँ पे है, पालिनी पहाड़ियों पे है। तो कोडाई कनाल जो है आपकी पालिनी पहाड़ियों पे है। उटक मंडल ये नीलगिरी पहाड़ी पे है। ठीक है, कोडाई कनाल याद रखिएगा, ये पालिनी पे है या पालिनी पे है। ठीक है, और उटक मंडल जो है आपका ऊटी बोलते हैं इसको, ये नीलगिरी पहाड़ी पे है। और शिमला जो है धौलाधर श्रेणी में है। शिमला कहाँ पे है, शिमला धौलाधर पे है। मध्य प्रदेश का जो है सर्वोच्चतम जो सबसे ऊंचा शिखर है धूपगढ़, वो कहाँ पे है, धूपगढ़ जो है सतपुड़ा श्रेणी में है। ठीक है, गुरला, मंधाता, नामचा बरवा, कॉमेट, नंगा पर्वत में से वह चोटी जो भारत में अवस्थित नहीं है। तो देखिए गुरला मंधाता एवं नामचा बरवा, गुरला मंधाता और नामचा बरवा। ठीक है, गुरला मंधाता और नामचा बरवा जो है भारत में अवस्थित नहीं है, बाकी कॉमेट और नंगा पर्वत तो है ही। गुरला मंधाता और नामचा बरवा भारत में नहीं है। घाटियों की बात करते हैं। देखिए कुल्लू घाटी जिस पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वो कौन सी है, तो धौलाधर और पीर पंजल के बीच में है। कुल्लू घाटी कहाँ पे है, कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजल। ठीक है, धौलाधर और पीर पंजल। ठीक है, कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजल के बीच में अवस्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नीलांग घाटी कहाँ पे स्थित है। तो देखिए नीलांग घाटी जो स्थित है वो है उत्तराखंड राज्य में। नीलांग घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, नीलांग घाटी जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फिर हमारा सही सुमेल जो हमें करना है, नीलांग घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में, याद रखिएगा। ठीक है, कुल्लू कहाँ पे है, कुल्लू पर्वत जिन श्रेणियों के बीच अवस्थित है, तो कुल्लू धौलाधर और पीर पंजल। ठीक है, धौलाधर और पीर पंजल के बीच में कुल्लू है। नीलांग जो है उत्तराखंड में। सही सुमेल है, हम देख लेते हैं। देखिए मरखा घाटी कहाँ पे, वो लद्दाख में है। ठीक है, मरखा घाटी लद्दाख में है। जुकू घाटी है नागालैंड में। ठीक है, जुकू कहाँ पे है, नागालैंड में। मरखा कहाँ पे है, लद्दाख में है। जुकू
नागालैंड में है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है। सांगला घाटी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। यूथांग घाटी जो है वो सिक्किम में है। ठीक है, तो याद रख लीजिए। मरखा जो है आपका लद्दाख में, आपको सभी लोग को पता होगा। जुकू कहाँ पे है? नागालैंड में है। जुकू नागालैंड में है। और सांगला जो घाटी है वो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सांगला है। यूथांग जो है वो सिक्किम में है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए मौन घाटी, साइलेंट वैली जो है राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कडावू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। तो ये जो है अगर आ जाएगा एग्जाम में, पत्थर कड्डावू जल विद्युत परियोजना कहाँ पे बनाई जाएगी? तो ये मौन साइलेंट वैली, मौन घाटी राष्ट्रीय वन के निकट में। कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली की वैली के वर्षा प्रचुर वनों से जो है उद्भूत हुई है। तो कुंती जो नदी है ये साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत हुई है। ठीक है, पश्चिमी घाट के संबंध में कौन सा सही है हमें बताना है। ठीक है, पश्चिमी घाट के संबंध में क्या सही है तो देखते हैं। देखिए यह एक भ्रंशोद पर्वत है। पश्चिमी घाट क्या है? भ्रंशोद पर्वत है। ठीक है, वेस्टर्न घाट क्या है? भ्रंशोद पर्वत है। इसकी पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता है, नीचा होता हुआ पठार है। ठीक है, पूर्वी ढाल जो है पूर्व की तरफ अगर आएंगे तो ये नीचा होता है। इसलिए सारी जो नदियां हैं, देखिए मैक्सिमम नदियां, आप माही को देख लीजिए, कुछ नदियों को छोड़ दीजिए, नर्मदा माही को, तो जो नदियां जो हैं आपकी वो जो है पूर्व की तरफ जो है ढाल बहती हुई जाती हैं। इसका उत्तरी जो खंड है वो लावा बेसाल्ट से बना हुआ है। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए ये क्या है? पश्चिमी घाट जो है ये भ्रंशोद पर्वत है। क्या है? ये भ्रंशोद पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रम से नीचा होता है। इसका पूर्वी ढाल क्या होता है? नीचा होता है। ठीक है, और इसका उत्तरी जो खंड होता है वो लावा से बना हुआ होता है। सोन घाटी, नर्मदा घाटी, तापी या ताप्ती या चंबल में से मध्य प्रदेश की वह घाटी जो भ्रंश घाटी नहीं है। देखिए भ्रंश नहीं है, चंबल। ठीक है, भ्रंश घाटी नहीं है, चंबल है। सोन नर्मदा, ठीक है, भ्रंश घाटी चंबल नहीं है बल्कि सोन और नर्मदा और ताप्ती, सोन नर्मदा और ताप्ती ये जो है भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, चंबल भ्रंश नहीं है। दर्रे देखेंगे तो देखिए सेला दर्रा। ठीक है, सेला दर्रा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। सेला दर्रा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश सेला। ठीक है, पाल घाट स्थित कहाँ पे है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य। तो पाल घाट कहाँ पे है? नीलगिरी और अन्नामलाई के पहाड़ियों के मध्य है। भोर घाट कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है भोर घाट। लिपू लेक दर्रा कहाँ पे? उत्तराखंड में है। लेह जाने का रास्ता जो है जोजिला दर्रे से है, तो इम्पोर्टेंट है ये। अब अगर किसी को लेह जाना हो, है ना, लोग जाते हैं लद्दाख घूमने के लिए, तो ये जोजिला दर्रे से एक रास्ता है। ठीक है, जोजिला दर्रे से है। नाथुला कहाँ पे है? सिक्किम में है। यूथांगला अब ये हमने देखा तो कहाँ पे? सिक्किम में है। नाथुला कहाँ पे? सिक्किम में है। 2006 के लगभग मध्य भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था नाथुला दर्रा। ठीक है, नाथुला दर्रा भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए फिर से ओपन किया गया था। और नाथुला है कहाँ पे? नाथुला आपका है सिक्किम में। ठीक है, फिर से हम देख लेते हैं सेला कहाँ पे है। आंख बंद कर लीजिए, आंसर दीजिए। सेला कहाँ पे है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। पाल घाट दर्रा कहाँ पे है? पाल घाट जो है आपका नीलगिरी और अन्नामलाई में के मध्य में है। भोर घाट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। उसको मत देखिएगा आंसर, आप अपने आप से बताइए। लिपू लेक कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। लेह जाने का रास्ता कहाँ है? जोजिला दर्रे से है। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में है। और 2006 में जो इंडिया और चाइना के ट्रेड को बढ़ाने के लिए जो खोला गया वो आपका नाथुला दर्रा है। ठीक है, अब देखिए सही सुमेल जो है देखना है। पहाड़ी दर्रा है और राज्य है। अब देखिए पहाड़ी दर्रे की बात करें तो माड़ा। ठीक है, माड़ा कहाँ पे है? माड़ा जो है उत्तराखंड में है। माड़ा उत्तराखंड में है। जोजिला कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जोजिला कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। बनिहाल जम्मू और कश्मीर में। नाथुला सिक्किम में है और नीति जो है उत्तराखंड में। ठीक है, नीति कहाँ पे? उत्तराखंड में। जोजिला कहाँ पे है? ये जम्मू और कश्मीर में है। बनिहाल जो है जम्मू और कश्मीर में, माड़ा जो है उत्तराखंड में और नीति जो है उत्तराखंड में। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पर्वतीय दर्रा और राज्य। बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। सेला, बुमला। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और थे, देख लीजिए, एक जगह कर लीजिए। सेला, बुमला और सेला और बुमला। ठीक है, तो सेला और बुमला आपका कहाँ पे है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। सेला और बुमला अरुणाचल प्रदेश में है। जलेबला सिक्किम में है। यूथांगला सिक्किम में है। ठीक है, याद रखिएगा। मुलिंगला उत्तराखंड में है। नीतिला उत्तराखंड में है। ठीक है, मुलिंगला कहाँ पे? उत्तराखंड में है। नीतिला जो है उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में और क्या था? नीति हो गया और माड़ा हो गया। माड़ा भी उत्तराखंड में है। और कोई तो नहीं था उत्तराखंड में, देख लीजिए, इतना ही था। ठीक है, तो ये हाँ, लिपू लेक दर्रा, लिपू लेक भी उत्तराखंड में है। ठीक है, लिपू लेक भी उत्तराखंड में। तो ये चीज हो गई आपकी। अब जो है शिवकीला,
ये हिमाचल प्रदेश में। शिवकिला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है। तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे रोहतांग दर्रा कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। आप हिमाचल प्रदेश अगर घूमने जाते हो तो आपको पता है कि रोहतांग दर्रा वहीं पे अवस्थित है। तो रोहतांग दर्रा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है माना दर्रा। माना दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में। माना दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में, ठीक है। माना दर्रा उत्तराखंड में है। पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी जो है पर्वतीय जो दर्रे हैं उनका पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट का सही जो है क्रम क्या है? तो वेस्ट में जाएंगे हम तो शिवकिला मिलेगा, फिर लिपू लेक मिलेगा, ठीक है। शिवकिला कहाँ का है? शिवकिला जो है अभी हमने देखा था, शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है। और लिपू लेक कहाँ पे है? लिपू लेक, देखिए लिपू लेक जो है आपका, ये देखते हुए चलिए सारा चीजें जो है कवर करते हैं। लिपू लेक खोजिए, लिपू लेक कहाँ पे है? हाँ, लिपू लेक आपका देखिए उत्तराखंड में यहाँ पे, ठीक है। देखते रहिए, इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि आप एकदम एक बार इसको फिर से रिव्यू करते रहिए, बार बार रिवीजन करिए, और टाइम ही नहीं है ना कि अब आप रिवीजन कर पाएंगे। तो लिपू लेक जो है आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। तो शिवकिला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। लिपू लेक है आपका उत्तराखंड में, ठीक है। नाथुला कहाँ पे? आपको पता है कहाँ पे है, देखना, सिक्किम में है, ठीक है। ऐसे ही जो है ये पश्चिम से पूरब की तरफ, ठीक है, पश्चिम से जो है पूरब की तरफ ये है। और ये आपका है शिवकिला, ठीक है, शिवकिला, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। और फिर लिपू लेक, ठीक है, शिवकिला, फिर लिपू लेक, फिर नाथुला, ठीक है, उसके बाद बोमडिला, ठीक है, बोमला या बोमडिला बोलते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है जोजिला, नाथुला, खैबर एवं रोहतांग से वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। तो देखिए जोजिला, नाथुला, खैबर और रोहतांग में सबसे जो सर्वाधिक ऊंचाई पे है वह है नाथुला। ये है 14,450 फीट, सोचिए 14,450 फीट पे है नाथुला दर्रा, ठीक है। तो ये हमने कवर कर लिया। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा रहेगा हिम रेखा और हिमनद, ठीक है, हिम रेखा और हिमनद को हम देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।